नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। केमिस्ट्री में बिलियन यानी कि सॉल्यूशन अध्याय में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसमें हमने दो अणुसंख्य गुणधर्म को बता दिया था। और कौन कौन से गुणधर्म को बताया, तो एक है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और दूसरा जो हम लोगों ने जान लिया था वह है क्वथनांक का उन्नयन। आज हम जानेंगे हिमांक का अवनमन, इसके साथ साथ परासरण दाब का भी अध्ययन करेंगे और उसके बाद से वान ठाप गुणांक को भी बताएंगे। तो वान ठाप गुणांक जो है इस वर्ष के लिए यानी कि 2021 के लिए यूपी बोर्ड के लिए जो है 30% सिलेबस में हटाया गया है। फिर भी हम उसे बताएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे स्टेट से हैं और उन स्टेट में जो है ये हटाया नहीं गया है। यूपी के स्टूडेंट जो है वान ठाप गुणांक को इस साल नहीं पढ़ेंगे, यानी कि 2021 में वान ठाप गुणांक को जो है 30% सिलेबस में जो रिड्यूस किया गया था उसमें से हटाया गया है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और एक बात कि लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी बातें समझ में आ रहा हो या न आ रहा हो उसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन पहले ही बताया गया, अवनमन मीन्स होता है कमी। अवनमन का अर्थ होता है कमी। इसके बारे में हमने पहले ही बताया हुआ है कि अवनमन मीन्स क्या होता है। तो हिमांक का अवनमन जानने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमांक की। हिमांक किसे कहेंगे? हिमांक है क्या? इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके बारे में आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा होगा कि हिमांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि द्रव का ठोस में परिवर्तन, और यह जिस ताप पर होगा उस ताप को कहा जाएगा उसका हिमांक। उस ताप को कहा जाएगा उसका क्या? तो हिमांक। यानी कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। क्या मतलब? तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसी ताप को, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को कहा जाता है उसका हिमांक, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। क्या मतलब? तो ये जो द्रव का वाष्प दाब है ठोस के वाष्प दाब के जिस ताप पर बराबर होता है उसी ताप को उस द्रव का हिमांक कहा जाता है। अब जो हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक शुद्ध विलायक लेते हैं, एक शुद्ध विलायक, ये जो है क्या है? तो एक शुद्ध विलायक, एक शुद्ध विलायक। इसमें जल भरा हुआ है, ये इसका सतह है, ये इसका सतह है।
यानी कि इसमें जल भरा हुआ, और जो है ये क्या होगा तो वाष्प में परिवर्तित होगा, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक जब ये वाष्प में परिवर्तित होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा तो इसके जो वाष्प के कण हैं इसके सतह पर दाब लगाएंगे, और उसी दाब को वाष्प दाब कहा जाता है, जिसको कि P1 नॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। P1 नॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील ठोस विलेय मिलाया जाता है, ठोस विलेय मिलाया जाता है तो बनता है विलयन, तो बनता है विलयन। ये क्या है तो विलयन है, और विलयन में जो है ये इसका सतह है, ये इसका क्या है तो सतह है, और ये बीच बीच में ये जो है जल के कण है, यानी कि विलायक के, और ये जो रेड से दिखा रहे हैं ये विलेय के कण है। किसके कण है तो विलेय के कण है। अब ये विलयन है तो ये भी वाष्प में परिवर्तित होंगे, क्योंकि इसमें विलायक जो है वाष्पशील है। क्या शुद्ध विलायक कैसा है तो वाष्पशील है, तो इस कारण से ये भी किस में परिवर्तित होंगे, वाष्प में परिवर्तित होंगे। लेकिन विलायक के कणों के साथ विलेय के कण आ जाने पर ये क्या है तो विलयन है, विलयन है, और ये भी वाष्प में परिवर्तित होगा तो वाष्प दाब लगाएगा। इसको जो है P1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये किसका वाष्प दाब है तो विलयन का वाष्प दाब है। पहले भी हम इसके बारे में बता चुके हैं। अब जो ये जो वाष्प इस पर दाब लगाएंगे, विलेय के कण की उपस्थिति के कारण इसका जो विलयन का दाब हो जाएगा वो हो जाता है कम, यानी कि ये होता है P1 लेस देन P1 नॉट, P1 लेस देन P1 नॉट, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, यानी कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया था। अब बात आती है हिमांक की। इस दाब पर कोई द्रव उबलता है, इस दाब पर, तो यहाँ पे जो है क्या है वाष्प दाब में हो जाती है कमी। किसके तो विलयन के, यानी कि विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब से। तो यहाँ पे क्या होता है कि विलयन के वाष्प दाब में हो जाती है कमी, विलयन के वाष्प दाब में हो जाती है कमी। अब जो है इस विलायक का क्वथनांक, अब जो है इस विलायक का हिमांक होगा, यानी कि जिस ताप पर यह जो विलायक है ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसी प्रकार से इस विलयन का भी हिमांक होगा जिस पर कि यह ठोस में बदल जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो जिस ताप पर यह विलयन ठोस में परिवर्तित होगा उसको कहा जाएगा विलयन का हिमांक, और जिस पर यह ठोस में परिवर्तित होगा उसको कहा जाएगा विलायक का हिमांक। तो यहाँ पे जो है विलायक का हिमांक अधिक होता है और विलयन का हिमांक कम होता है। इसका मतलब ये है कि वाष्प दाब कम होने के कारण विलयन का हिमांक कम हो जाता है और विलायक का हिमांक अधिक हो जाता है, यानी कि विलयन का जो हिमांक होता है विलायक के हिमांक से अधिक होता है। यहाँ पे जो है हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये है तापमान है, और ये है जो है दाब है, दाब। यहाँ पे जो है विलयन का दाब है P1, और यहाँ पे जो है विलायक का वाष्प दाब है P1 नॉट। विलायक का जो है वाष्प दाब है क्या तो P1 नॉट। मतलब कि इस दाब पर विलायक किस में परिवर्तित हो जाएगा तो इस दाब पर विलायक वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, और इस दाब पर जो है विलयन वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है विलयन का वाष्प दाब कम होता है
इसलिए इसको नीचे दिखाया गया। और विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, इसलिए जो है इसको जो है ऊपर दिखाया गया है। अब जो है हिमांक में होगी कमी, यानी कि विलयन का जो हिमांक होगा वह विलायक के हिमांक से कम होगा। तो कुछ हिमांक जो है इस तरह से गिरेगा, हिमांक जो है इस तरह से गिरेगा। अब जो है यहाँ पे है क्या, तो विलयन है, यहाँ पे विलयन का हिमांक है, यहाँ पे विलायक का हिमांक है। तो यह यहाँ से गिर करके आया, तब जाकर के इस ताप पर जो है यह ठोस में परिवर्तित होगा। इस ताप पर जो है ठोस में परिवर्तित होगा। कौन, तो विलयन। कौन, तो विलायक। शुद्ध विलायक जो है इस ताप पर जो है किस में परिवर्तित होगा, ठोस में। और विलयन का जो हिमांक है वह यहाँ पे, विलयन का हिमांक जो है यहाँ पे, यानी कि इस स्थान पे विलयन था, इस स्थान पर जो है यह वाष्प में परिवर्तित होगा, और इस स्थान पे जो है यह किस पर परिवर्तित होगा, तो यह जो है ठोस में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे जो है यह ठोस में परिवर्तित होगा। तो यहाँ ये जो ताप होगा वो विलयन का हिमांक होगा। ये विलयन के लिए है और ये जो है विलायक के लिए। देखिएगा यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब अधिक है और विलयन का वाष्प दाब कम है, इसलिए विलयन का ताप कम होगा, विलयन का ताप कम होगा, हिमांक कम होगा, और विलायक का हिमांक अधिक होगा। अब इसको हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। ये जो है किसका है, तो विलायक का है, और इसको जो है प्रदर्शित करें TF नॉट द्वारा, TF नॉट द्वारा। और ये जो है क्या है, तो ये जो है विलयन का हिमांक है, और इसको प्रदर्शित करें किसके द्वारा, तो TF द्वारा। ये विलयन का हिमांक है। अब क्या है, इन दोनों के हिमांक में है अंतर, इन दोनों के हिमांक में है अंतर इतने का, और इसी को बोला जाता है डेल्टा TF। यहाँ से यहाँ तक का हिमांक में अंतर है, हिमांक में आ रही है कमी, किसके, विलयन के हिमांक में कमी, विलायक का हिमांक अधिक होगा, और इसी कमी को हम लोग डेल्टा TF द्वारा प्रदर्शित करें, यानी कि दोनों की कमी हो रही है, और इसी को कहा जाता है हिमांक का अवनमन। इसे ही कहते हैं हिमांक का अवनमन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये है डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा TF नॉट माइनस TF, जहाँ पे जो डेल्टा TF है ये क्या है, तो शुद्ध ये जो है हिमांक का अवनमन है, हिमांक का अवनमन। उसके बाद से ये जो TF नॉट है ये जो है विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक है। इसके साथ साथ ये जो TF है ये जो है विलयन का हिमांक है, विलयन का क्या है, तो हिमांक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें जानेंगे, इतना तो जान लिए। अब यदि जितना ज़्यादा विलय मिलाएंगे उतना कम होगा इसका हिमांक, विलयन का हिमांक। शुद्ध विलायक में जितना ज़्यादा विलय मिलाएंगे उतना ही कम होगा विलयन का हिमांक। जितना अधिक विलय मिलाएंगे उतना ही कम होगा इसका हिमांक, यानी कि उतना ही अंतर आएगा, उतना ही हिमांक का अवनमन होगा। यानी कि डेल्टा TF किस पर निर्भर कर रहा है, तो विलयन की मात्रा पर। डेल्टा TF जो है किसके समानुपाती है, तो विलय की मात्रा पर। किस पर, तो विलय की मात्रा का समानुपाती हो। और विलय की मात्रा किस पर निर्भर करता है, तो विलय की मात्रा जो है यह निर्भर करता है मोललता पर, मोललता पर।
विलेय की मात्रा मूललता पर निर्भर करती है। मूललता को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तब ये हो जाएगा डेल्टा TF, उसके बाद से समानुपाती का चिन्ह m क्या है, तो यहाँ पे मूललता है। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम लेते हैं स्थिरांक, यानी कि डेल्टा TF इजकल टू होता है KFM। क्या, तो KFM, जहाँ पे KF क्या है, तो इसको कहा जाता है मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। तो ये है क्या, तो हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो 3 अणुसंख्य गुणधर्म हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानेंगे परासरण दाब के बारे में। तो ये सारा पोर्शन जो है हम इरेज करेंगे, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब पढ़ा जाएगा परासरण दाब के बारे में। परासरण दाब, सबसे पहले हम समझेंगे परासरण के बारे में। परासरण, इसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, देखिए हम जो है यहाँ पे 2 कंटेनर बनाएंगे। हमने यहाँ पे 2 कंटेनर बनाया और इसमें एक में रखा विलयन, ये क्या है, तो विलयन है, और एक में रख लिया शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक यानी कि जल। शुद्ध विलायक यानी कि हमने रख लिया क्या चीज़, तो जल। अब जो है दोनों विलयनों को बीच में जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से हमने जोड़ लिया। ये क्या है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली, दोनों पात्र को, दोनों भागों को अर्धपारगम्य झिल्ली से हमने जोड़ लिया। दोनों भागों को हमने अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या किया, तो जोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पे ये विलयन है और विलयन में दोनों होगा, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। अब क्या होगा, तो यहाँ पे विलेय की मात्रा है कम और विलायक की भी मात्रा होगी कम। किसके अपेक्षा, इस शुद्ध विलायक के अपेक्षा। तो क्या होता है कि ये जो शुद्ध विलायक है स्वतः इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाने लगता है किधर, विलयन की ओर। यानी कि यहाँ पे विलायक की सांद्रता, विलायक की सांद्रता अधिक है। विलायक की सांद्रता अधिक है, वह विलयन की सांद्रता जो है, विलयन की सांद्रता क्या है, तो कम है। और क्या है, तो शुद्ध विलायक जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करता है। यानी कि अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक का स्वतः गमन कहलाता है परासरण।
या विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन परासरण कहते हैं। विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। यानी कि यहाँ पे विलायक जो है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर जा रहा है स्वतः, और इसी क्रिया को कहते हैं परासरण। अर्धपारगम्य झिल्लियाँ क्या होती हैं? तो ऐसी झिल्लियाँ जो अपने में से केवल विलायक के कणों को ही आने जाने देती हैं, विलेय के कणों को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। यानी कि ये जो है केवल विलायक के ही कणों को आने जाने देगी, विलेय के कणों को नहीं। इसको जो है शॉर्ट में बोला जाता है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली को कहा जाता है SPM, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अर्धपारगम्य झिल्लियाँ वे होती हैं जो अपने में से केवल विलायक के ही कणों को आने जाने देती है, वो भी किधर से किधर की ओर? तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। विलायक की सांद्रता जिधर अधिक होगी उधर से जिधर विलायक की सांद्रता कम होगी उधर जो है गमन करती हैं अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, और इसी क्रिया को कहा जाता है परासरण। इतनी बातें जो है आप समझ लिए होंगे। एनसीईआरटी में दिया है क्या? तो विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन। एनसीईआरटी देखा जाए तो उसमें जो है दे रखा है विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता की ओर गमन किसके द्वारा? तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कहलाता है परासरण। तो यहाँ पे हमने क्या बताया? अधिक सांद्रता किसका? केवल दोनों ओर हमने विलायक लिया था। किसका? तो विलायक। तब जो है विलायक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। यहाँ पे अधिक सांद्रता है विलायक की और यहाँ पे कम है, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जा रहा है, तो इस क्रिया को परासरण कहेंगे। अब जो है हमने दो विलयन लिया, एक विलयन ये है और एक विलयन ये है। इसमें जो है 95% इसकी सांद्रता है, 90%, और इसकी सांद्रता जो है 95%। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है विलेय की मात्रा 10% है और यहाँ पे जो है विलेय की मात्रा जो है 5% है, 5% विलेय है। तो यहाँ देखिए विलयन है ये और ये भी विलयन है। यहाँ पे विलेय की मात्रा अधिक है और यहाँ पे विलेय की मात्रा कम है। यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे क्या है तो कम है, यानी कि यहाँ पे सांद्रता अधिक है, विलयन की सांद्रता अधिक है और यहाँ पे विलयन की सांद्रता कम है। विलयन की सांद्रता क्या है तो कम है। तो जब यहाँ पे विलयन की सांद्रता अधिक है और विलयन की सांद्रता कम है, तो जब दो विलयनों को लिया जाए और किसी विलयन की सांद्रता कम होती है और किसी विलयन की सांद्रता अधिक होती है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः गमन कहलाता है परासरण। विलायक का दो विलयन होगा तब, क्योंकि यहाँ पे जो है विलेय की सांद्रता कम हो जाएगी, 90% है, और यहाँ पे विलेय की जो सांद्रता है वो कितनी है 95%, यानी कि यहाँ पे विलायक की सांद्रता अधिक है और यहाँ पे कम है। तो विलायक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा, ये भी बात सही है। यहाँ पे विलयन की सांद्रता कम है और यहाँ पे विलयन की सांद्रता अधिक है, तो यहाँ पर भी क्या है, विलायक कम विलयन वाले सांद्रता से अधिक विलयन की सांद्रता की ओर गमन करता है। ये भी बात, ये दोनों बातें सही है। एनसीईआरटी भी सही है, हमने यहाँ पे जो बताया ये भी सही है। अब जो है आगे बढ़ेंगे। परासरण तो हमने जान लिया, परासरण है क्या, तो विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर गमन कहलाता है परासरण।
इतनी बातें जो है हम लोगों ने जान लिया। अब हमें जानना है परासरण दाब के बारे में। परासरण दाब, परासरण दाब, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये है क्या? इसको जो है सबसे पहली बात कि पाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परासरण दाब को पाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि शुद्ध विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन हो रहा है। अब जो है इस गमन को, विलायक के जाने की स्थिति को, गति को रोका जा सकता है। कैसे रोकेंगे? दाब लगा करके। किधर दाब लगाएंगे? विलायक की ओर या विलयन की ओर? तो स्वाभाविक सी बात है कि हम यहाँ पे दाब लगाएंगे विलयन की ओर। पिस्टन की सहायता से हम जो है इस विलयन की ओर क्या करें? तो दाब लगाएं। क्या चीज़? तो दाब। जब हम दाब लगाते हैं पिस्टन की सहायता से, किसमें? विलयन की ओर, तो क्या होता है कि ये परासरण की क्रिया यानी कि विलायक के कणों का विलयन की ओर जाना रुक जाता है। तो हम उतना दाब लगाएं कि परासरण की क्रिया रुक जाए। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। क्या मतलब? तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब पाई कहलाता है। यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए ये जो विलायक के कण जा रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, इसको रोकने के लिए अतिरिक्त दाब लगाया जाता है पिस्टन के द्वारा, और यही अतिरिक्त दाब जो है कहलाता है परासरण दाब। और परासरण दाब को जो है पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब को जो है किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? पाई द्वारा। अब यहाँ पे जो परासरण दाब है यह भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि यह भी क्या है? एक प्रकार का अणु संख्या गुणधर्म है। परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है। परासरण दाब क्या है? तो एक अणु संख्या गुणधर्म है, यानी कि ये भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि जितने अणु तेजी से इधर की ओर गमन करेंगे उतने अधिक दाब लगाना पड़ेगा। यानी कि ये भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, और इसलिए ये भी क्या है? एक प्रकार का अणु संख्या गुण है। अब जो है परासरण दाब सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, या विलयन के कम सांद्रता से दूसरे विलयन के अधिक सांद्रता की ओर विलायक का गमन हो रहा है। यानी कि विलयन की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। यानी कि जितनी अधिक सांद्रता होगी दाब उतना ही अधिक लगाना होगा। यदि जितनी अधिक सांद्रता होगी दाब उतना ही अधिक लगाना होगा। यानी कि जो परासरण दाब पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सांद्रता C के। यहाँ पे C क्या है? तो विलयन की सांद्रता है। विलयन की क्या है? तो सांद्रता है। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है C के। और जो ये परासरण दाब होता है यह भी तापमान के, किसका? तो तापमान के जो है होता है समानुपाती। तापमान के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग समीकरण 1 माने और इसको जो है समीकरण 2 माने। अब जो है इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा पाई समानुपाती का चिन्ह C और T। इस चिन्ह को हटाने के लिए हमें लेना पड़ता है नियतांक, यानी कि हो जाएगा यह पाई बराबर CRT।
ये हो जाएगा परासरण दाब का सूत्र, पाई बराबर CRT, ये हो जाएगा परासरण दाब का सूत्र। तो यहाँ पे हमने परासरण दाब को कंप्लीट कर लिया, परासरण दाब क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे प्रतिलोम परासरण के बारे में। प्रतिलोम परासरण क्या है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, और उसका यूज क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम इसे मिटाएंगे और अब जानेंगे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो अब हम जानेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, यानी कि प्रतिलोम परासरण के बारे में। प्रतिलोम परासरण, इसे ही कहा जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो प्रतिलोम परासरण, और फिर से हम वही काम करेंगे जो हम लोगों ने परासरण के लिए किया था। बनाएंगे दो कंटेनर, एक में जल भर लेते हैं, एक में जल ले लेते हैं शुद्ध विलायक। ये क्या है, तो शुद्ध विलायक, और इसको जो है दूसरे कंटेनर से हम जो है जोड़ लेते हैं। किसके द्वारा, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। और एक में हम लोग भरेंगे समुद्री जल। समुद्री जल ये क्या है, तो समुद्री जल है। समुद्री जल पता है, समुद्री जल होता है खारा, यानी कि ये होता है इसमें लवणीय विलयन। लवणीय विलयन इसका मतलब ये हुआ कि इसमें शुद्ध विलायक होगा जल, विलायक होगा क्या चीज़, तो जल, और विलेय हो जाएगा लवण, विलेय हो जाएगा लवण। तो ये हो गया लवणीय जल, और इसको हमने क्या किया, घेर लिया किसके, SPM के द्वारा। और यहाँ पे हमने लगा लिया जो है एक क्या चीज़, तो नल लगा लेते हैं यहाँ पे, नल। यहाँ पे एक हमने नल लगाया, और यहाँ पे जो है एकत्रित होने के लिए एक दूसरा कंटेनर लगा लिया, पात्र लगा लिया। अब क्या होगा कि परासरण की क्रिया होगी, और परासरण की क्रिया होगी जिस कारण से शुद्ध विलायक जो है, यानी कि जो विलायक है वो जाएगा विलयन की ओर, क्योंकि यहाँ पे विलायक की सांद्रता अधिक है और यहाँ पे विलायक की सांद्रता कम है। तो विलायक जो है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, और इसी को कहते हैं परासरण, हमने बताया अभी। अब जो है क्या किया जाए कि इस परासरण को रोकने के लिए हमने यहाँ पे आरोपित किया था पिस्टन, और पिस्टन द्वारा जो है दाब लगाया यहाँ पे क्या लगा दिया, तो दाब। जब दाब लगाया गया तो परासरण की क्रिया रुक जाती है, और जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। उसी दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अब जो है क्या करें, और अधिक दाब, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, अधिक दाब जब लगाया जाएगा तब क्या होगा, इसमें का जो विलायक है, ये समुद्री जल का, वह जाने लगेगा किसमें, तो शुद्ध विलायक में। यानी कि समुद्री जल का जो ये जल है, विलायक है, वह जो है इस विलायक में आने लगेगा, यानी कि जल में आने लगेगा, और लवण हो जाएगा अलग। इस तरह से जो है समुद्री जल को शुद्धिकरण किया जाता है, और उसी जल का उपयोग जो है पीने के काम में लाया जाता है। ये जल यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा, और इसी जल को जो है पीने के काम में लाया जाता है। तो इस तरह से जो है क्या हुआ यहाँ पे, तो
परासरण जो हो रहा था वो इधर से इधर जा रहा था, अधिक दाब लगा दिया गया परासरण दाब से, तो ये परासरण जो है ठीक विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, और इसी को कहा जाता है प्रतिलोम परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि परासरण से उल्टा होने लगा। जो परासरण की क्रिया थी अधिक सांद्रता से विलायक का कम सांद्रता की ओर जाना, लेकिन जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया गया इस पर, परासरण दाब से अधिक दाब, तब क्या हुआ, ये जो है ठीक उल्टा आने लगा विलायक, यानी कि विलयन में से विलायक में जाने लगा। विलयन में से जो विलायक है वो शुद्ध विलायक में जाने लगा, ठीक परासरण से उल्टा हुआ। इसी को कहा जाता है प्रतिलोम परासरण। यानी कि परासरण की क्रिया इस दिशा में हो रही थी, लेकिन अधिक दाब लगाया गया तो परासरण रुक गया, और अधिक दाब लगाया गया तो ये जो है ठीक उल्टा बहने लगा, ये कार्य रुक गया, और इसी को कहेंगे प्रतिलोम परासरण। तो प्रतिलोम परासरण भी यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। प्रतिलोम परासरण क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे 1/2 गुणांक के बारे में। तो इतना आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम बताएंगे 1/2 गुणांक के बारे में। चलिए अब हम जान लेते हैं 1/2 गुणांक क्या होता है। खैर ये जो 1/2 गुणांक है यूपी बोर्ड से इस साल के लिए 2021 के लिए 30% सिलेबस में हटा दिया गया है। 30% सिलेबस जो रिड्यूस होगा है उसमें जो है 1/2 गुणांक को हटा दिया है। क्या, तो 1/2 गुणांक ये हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात कि 1/2 गुणांक को आई द्वारा, स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और हमने शुरू में भी विलयन में जब हम लोग पढ़ रहे थे द्रव द्रव विलयन, ठोस द्रव, द्रव द्रव विलयन और द्रव गैस विलयन, वहाँ पर भी ये आया था। क्या, तो 1/2 गुणांक यानी कि आई, 1/2 गुणांक यानी कि आई वहाँ पर भी आया हुआ था। कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद से इसको हम पूरा जो है आपको समझा देंगे। जैसे कि NaCl है, NaCl यह जब अपने विलयन में जाता है तो Na पर धनायन और Cl पर माइनस चार्ज में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसका NaCl का वियोजन हो जाता है, NaCl अपने आयनों में टूट जाता है। दूसरी बात कि यदि हम ले लेते हैं MgCl2, इसको भी विलयन में लेके जाएंगे तो Mg पर डबल पॉजिटिव चार्ज और 2Cl पर निगेटिव चार्ज, ये इसमें ये वियोजित हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2CH3COOH, और इसको जो है विलयन में लेके जाते हैं तो CH3COOH और परिवर्तित हो जाता है CH3COOH में, यानी कि ये जो है एक तरह का हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये अणु, इन दो अणुओं को जो है जल में घोला जाएगा तो ये जो है हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब देखिए 1/2 गुणांक क्या होता है। 1/2 गुणांक तो ये क्या होता है, तो संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और संयोजन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या का अनुपात होता है। संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और बटे में हो जाता है संयोजन या वियोजन के पश्चात के पूर्व कणों की संख्या। इसी को कहा जाता है 1/2 गुणांक, जिससे कि आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो वियोजन हो रहा है, संयोजन तो हो नहीं रहा है। एक पदार्थ का दो भागों में टूटना वियोजन ही कहलाता है। यहाँ पे NaCl दो भागों में टूट गया। अब यहाँ पे जो है I = क्या हो जाएगा, इसके लिए जो 1/2 गुणांक I है ये क्या हो जाएगा, तो वियोजन हो रहा है, दो भागों में टूट रहा है, तो इस पार्ट को 2 लिखेंगे यहाँ पे,
और एक ही है संयोजन वाला, तो इसको लिखेंगे 1 इजकल टू 2/1, यानी कि इसमें i का मान आ जाएगा 2, यानी कि 1/2 गुणांक कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर भी वही है, i का मान निकालेंगे, i इजकल टू, तो यहाँ पे एक ये है और दो ये हो गया 3, ये भी क्या हो रहा है वियोजित हो रहा है 3/, इसकी मात्रा है कितनी 1, इसमें अणुओं की मात्रा 1 है, इधर हो गया है 2, यानी कि हो जाएगा 3/1, 3 हो गया यहाँ पे 3/1, तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा i का मान हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो अणु हैं और ये दोनों अणु यहाँ पे संयोजित हो गए हैं और एक पार्ट में परिवर्तित हो गए हैं, तो इसके लिए जो i होगा i इजकल टू 1/2 यही होगा, क्योंकि ये 1 है, यही है ना संयोजन या वियोजन के पश्चात वाला ये पार्ट है, तो ये 1 होगा और पूर्व वाला पार्ट ये है, इसकी संख्या है 2, यानी कि इसका जो i होगा यानी कि 1/2 गुणांक होगा वो हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से जो है क्या है, यही जो है 1/2 गुणांक कहलाता है। 1/2 गुणांक क्या होता है, तो संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, ये वाला पश्चात है, ये वियोजन हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे संयोजन हो रहा है, और बटे में हो जाता है संयोजन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। ये वाला हिस्सा जो है क्या है, पूर्व है, संयोजन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या है, और यही क्या है 1/2 गुणांक, जिसे i द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और i बराबर होता है संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे में संयोजन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। तो उम्मीद है कि आप जो है इतनी बातें जो है समझ लिए होंगे। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और हम लोगों ने क्या क्या सीखा है उसको हम यहाँ पे लागू करेंगे। हम लोगों ने जाना था किसमें, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में क्या एक सूत्र लिए थे हम लोग, P1 माइनस P1/P1 इजकल टू x2 का। ये किसमें था, ये जो था ये x2, ये जो था किसका था, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का ये सूत्र है। उसके बाद से क्वथनांक में उन्नयन का जो सूत्र था वो क्या था, डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू M, डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू स्मॉल m, ये था किसमें, तो क्वथनांक में उन्नयन। और उसके बाद से अभी हम लोगों ने इसी वीडियो में जाना था हिमांक का अवनमन, और इसके लिए सूत्र हम लोगों ने स्थापित किया था क्या, तो डेल्टा TF इजकल टू ये हो जाएगा KBM, डेल्टा TF इजकल टू KFM। और उसके बाद से हम लोगों ने परासरण दाब के लिए जो सूत्र निकाला था वो क्या था, पाई इजकल टू क्या, तो CRT। और इन सभी में हम क्या करें, आई ऐड कर ले, स्मॉल आई, यहाँ पर भी स्मॉल आई, यहाँ पर भी स्मॉल आई, तो ये हो जाएगा सभी किसके लिए, तो 1/2 गुणांक के लिए, 1/2 गुणांक के लिए। एक और बात कि जब दोनों ओर अगर कोई संयोजन या वियोजन नहीं होता है, अगर कोई संयोजन या वियोजन नहीं होता है, अगर कोई संयोजन या वियोजन नहीं होता है, तो यहाँ पे जो i होता है इसका मान 1 हो जाता है। संयोजन या वियोजन न हो तो यहाँ पे i का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यही है 1/2 गुणांक। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो विलयन पार्ट था उसका पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी किया है, और हम इसमें जितने भी NCERT न्यूमेरिकल है उसको भी हल करवाएंगे जैसे ही समय मिलता है। लेकिन इस वीडियो के बाद अब केमिस्ट्री की जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट लेसन पर आएगी। तो एक बार फिर से हम कहेंगे कि
अभी आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं रसायन विज्ञान की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।